Hi student, welcome back in our digital classroom. In the last lecture we discussed about the selective absorption. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं वो रीअब्जॉर्ब करते हैं इम्पॉर्टेंट कंटेंट को जो पहली बार यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर होके चले गए थे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले से होते हुए जब वो DCT में जाते हैं तो उसके ड्यूरेशन में बहुत सारी चीज़ें वापस से रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं. सो दिस इज द प्रोसेस विच इज़ नोन एज selective reabsorption. And now today we are going to discuss about the mechanism of concentration of the filtrate, जिसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन. Mechanism of concentration. Mechanism of concentration of the filtrate. So let us discuss about this filtration concentration processes. First point, in the case of mammals, they have an ability to produce a concentrated urine, right? The loop of Henle and vasa recta play important, you can say a significant role in this process, क्योंकि यहीं पर reabsorption process होती है और यूरिन धीरे धीरे कंसंट्रेट होने लगता है. सो द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इनटू द टू लिम्स ऑफ हेनले, जिसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, इसी को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट मैकेनिज्म. ऑलराइट, इस प्रोसेस को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि लूप ऑफ हेनले एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. एक डिसेंडिंग है, दूसरा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. सो द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इनटू द टू लिम्स ऑफ हेनले's लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट. इसी को हम काउंटर करंट कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है फिल्ट्रेट का. एंड द ब्लड फ्लो थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न. क्लियर? सो द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड द वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम help in the maintenance and increasing the osmolarity. In this way, the proximity between the loop of Henle and vasa recta as well as the counter current ये help करता है कि जो osmolarity है inner medulla और interstitium जो गैपिंग है उसके बीच में increase हो. तो यहाँ पर इस counter current मेथड की वजह से जो ऑस्मोलरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है 300 से लेकर कॉर्टेक्स रीजन में लगभग 1200 यानी 1200. ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द ऑस्मोलरिटी इज इंक्रीजिंग. ठीक है. सो दिस ऑस्मोलरिटी इज इंक्रीज इन द इनर मेड्यूलर रीजन. सो बाय दिस ग्रेडियंट मेनली बिकॉज ऑफ कॉज ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये जो ग्रेडियंट तैयार होता है ये सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है एंड यूरिया. तो सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले. ठीक है. जो सोडियम क्लोराइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है?
असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया है वो किस तरह से परफॉर्म होता है। नाउ लुक एट दिस। पहले हम बनाते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, दिस इज आवर नेफ्रॉन और इसका ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, और ये फिर नीचे की तरफ जाएगा डीप, नाउ कमिंग बैक U shape structure, okay, then after it start moving towards the collecting tubule just like that. alright, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे साथ आप बनाते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इजी है ना। एंड दिस पार्ट इज नोन एज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। मैं यहाँ पर वासा रेक्टा वापस से नहीं बना रहा, वो आप जानते हैं कि इसके चारों तरफ जो इफरेंट आर्टीरियोल्स हैं वो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं जिसको आप वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। Now look at this. This is going to connect with the collecting tubule, just like that. Okay, just like that. ओके, राइट। नाउ लुक एट दिस। यहाँ पर जो हिस्सा है इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। एफ्रेंट और एफ्रेंट आर्टीरियोल के कॉम्बिनेशन से बनता है। मैं एफ्रेंट का माउथ बड़ा दिखा रहा हूँ, एफ्रेंट का मैं नैरो दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये हिस्सा हो गया और यहाँ पर पूरा नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का। ऑलराइट, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। नाउ अब यहाँ पर हमें समझना है रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहाँ कहाँ पर हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जिसे हम क्या कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर, ये सभी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑलराइट, प्लस सोडियम क्लोराइड है NaCl। दूसरा जो एलिमेंट निकलता है वो वाटर है H2O। ऑलराइट, देन यहाँ पर कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन आयन और अमोनिया एंटर करते हैं H प्लस NH3। ऑलराइट, मैं एक लेयर या बाइफर्केटिंग लेयर बना देता हूँ जिससे आपको पता चले कि ये हिस्सा कहाँ पर है और नीचे वाला लूप ऑफ हेनले किधर है। तो ये सारा हिस्सा आपको कॉर्टेक्स रीजन में दिखाई पड़ेगा, ऊपर का हिस्सा जिसको हम कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर लिख लीजिए ये कॉर्टेक्स रीजन है और लूप ऑफ हेनले इज गोइंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड द मेड्यूला रीजन, ठीक है, ठीक है।
ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और डिसेंडिंग ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, वाटर वापस से बाहर निकलेगा, यानी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्लस यहाँ पर ये थिन पार्ट है और ये कंपैरेटिवली थिकर है। मैं इसको थिकर बना देता हूँ। अगर कंपेयर करेंगे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। जो डिसेंडिंग पार्ट है वो थिन है, जो असेंडिंग पार्ट है वो थोड़ा सा थिकर होता है। ओके, सो ये थिकर हो गया। ओके, यहाँ से वाटर निकल सकता है, बट इस हिस्से से वाटर बाहर नहीं निकल सकता। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड तो बाहर आ सकता है, लेकिन वाटर बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, सॉरी, NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर आप चाहे लिख लीजिए, ये थिन होता है। इसे कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये थिक है, तो लिख लीजिए थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ऑलराइट, ठीक है। नाउ ये फिल्ट्रेट आगे मूव होगा। आगे मूव होने के बाद कहाँ पर पहुँचेगा, दिस पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर वापस सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर क्या चीज़ रह जाएगी, यहाँ से वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, NaCl, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस लगातार चल रही है और इसी रीअब्जॉर्प्शन की वजह से जो फिल्ट्रेट है वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रहे। नाउ अल्टीमेटली दिस फिल्ट्रेट गोज टू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, राइट। जब यहाँ से फर्दर फिल्ट्रेट का मूवमेंट होता है तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी एक्सचेंज होता है। यहाँ से भी कुछ यूरिया कंटेंट कहाँ पर आ सकते हैं, लूप ऑफ हेनले में। सोडियम क्लोराइड तो बाहर निकल ही रहा है, ठीक है, तो कुछ अमाउंट में यूरिया, ओके, वाटर, alright. So in this whole process you can see कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का। और वाटर का लगातार रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से जो यूरिन है वो थिकर हो जाती है, यानी कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उनमें सोडियम क्लोराइड, बाकी जितने भी यूरिया के एलिमेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। So this is all about the counter current mechanism by which the filtrate become thicker or concentrated। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो ग्रेडियंट इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोलरिटी, ये ग्रेडियंट किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया, NaCl और यूरिया की वजह से। NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta. Sodium chloride is returned in the interstitium by the ascending portion of vasa recta. ठीक है, तो similarly the small amount of urea enter in the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back by the interstitium by the कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वापस आ रहा है
क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म. सो आप इसे समझ सकते हैं कि कैसे एक बार चीज़ें एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर रीएब्जॉर्प्शन हुआ, फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुई. तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म. ठीक है, तो जो सब्सटेंस हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है विद द स्पेशल अरेंजमेंट. और ये स्पेशल अरेंजमेंट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? हेनले's लूप में. सो द अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस facilitated by the special arrangement of loop of Henle and Vasa-Recta, which is known as counter current mechanism, right? And this mechanism helps to the maintain the concentration gradient in the medullary interstitium. Interstitium का मतलब जो अंदर स्पेस है उसमें जो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहना चाहिए, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए. So the presence of such interstitial gradient helps in the easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate urine. आप देखो यहाँ से वाटर वापस निकला तो जो हमारा फिल्ट्रेट है वो थोड़ा सा और कैसा हो गया? कंसनट्रेट हो गया. So in this way the urine become concentrate होता चला जाता है. So in this way the human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed. इस काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से जो इनिशियल यूरिन का फॉर्मेशन हुआ था किडनी में उससे 4 टाइम्स ज़्यादा ये कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट को तैयार करता है, राइट? सो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, मिक्ट्यूरेशन. मिक्ट्यूरेशन प्रोसेस किसे कहते हैं? मिक्ट्यूरेशन इज अ टेक्निकल वर्ड. यूरिनेशन यानी अर्ज ऑफ यूरिनेशन को ही हम मिक्ट्यूरेशन कहते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, मिक्ट्यूरेशन. The urine formation by the nephron is ultimately carried by the urinary bladder, where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system. तो जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो अल्टीमेटली कहाँ पर स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में. और ये तब तक स्टोर होता रहता है जब तक कि कोई सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नहीं पहुंचता. एंड दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन. जब यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचिंग होगी, सपोज दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, राइट, और जब ये इसमें पूरी तरह से यूरिन फिलअप हो जाता है और नेक्स्ट अमाउंट जब इसमें रिलीज होता है तो क्या होगा? एक प्रेशर डालेगा और प्रेशर की वजह से ये थोड़ा सा स्लाइटली स्ट्रेच होने लगेगा. और बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेचिंग मैकेनिज्म, ये जो स्ट्रेच हो रहा है चारों तरफ, इसकी वजह से एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को जाता है और वो इंडिकेट करता है कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से फिलअप हो चुका है. नाउ इन द रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS and the CNS passes on the motor message to initiate the contraction. और जैसे ही मैसेज ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से वापस आता है, ये मोटर सेल्स क्या करते हैं? ठीक है, यहाँ पर मोटर रिस्पांस जो होगा तो सीधे स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर देते हैं. ठीक है, तो जैसे ही ये स्टिमुलस हमें रिसीव होता है, देन रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन. और इस मैकेनिज्म के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाती है. सो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड
micturition. Relaxation and contraction of the urinary bladder are caused by the multiple impulses from the sympathetic and parasympathetic nervous system. तो एक बार जब कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में आएगा तो यूरिन रिलीज हो जाएगी और इसके बाद ये रिलैक्स स्टेज में आ जाता है. इसके लिए दो नर्व्स काम करती हैं, सिंपैथेटिक एज वेल एज सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स. क्लियर. नेक्स्ट आता है हेडिंग यूरिन. मिक्ट्यूरेशन के बाद अगली हेडिंग डाल दीजिए यूरिन. Okay, what is exactly urine? Urine is the fluid and dissolved waste substances excreted by the kidney. तो यूरिन एक्चुअली क्या है? ये फ्लूइड है जिसमें डिजॉल्व फॉर्म में वेस्ट सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और इसका एक्सक्रीशन कौन करता है? किडनी के थ्रू होता है. क्लियर. यूरिन मैंने आपको बताया. नाउ लुक एट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी. फर्स्ट क्वांटिटी. यूरिन में यूरिन की क्वांटिटी कितनी पाई जाती है? ओके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन द एडल्ट मैन normally possess around 1 to 1.5 liter of urine in 24 hours. तो करीब करीब 1 से लेकर 1.5 लीटर जितना यूरिन रिलीज होता है इन 24 आवर्स में. ठीक है, दैट इज द क्वांटिटी. एंड द वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड इनटेक. आपने कितना पानी पिया है इस पर भी डिपेंड करता है. लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, टाइप ऑफ फूड विच यू आर टेकन, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. ठीक है, अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, सो लेस फ्लूइड इनटेक एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग ड्यू टू द हैवी फिजिकल वर्क एंड हाई टेम्परेचर रिड्यूस द यूरिन आउटपुट. तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें यूरिन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सर्टेन सब्सटेंसेस जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं. सो दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज डाईयूरेटिक. लिख लीजिए डाईयूरेटिक. जो यूरिन के फ्लो को या आउटपुट को बढ़ा देते हैं उनको हम डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं. इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? टी, कॉफ़ी, अल्कोहल. ठीक है, ये सभी यूरिनेशन को बढ़ा देते हैं. क्लियर. नाउ व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन? नाउ लुक एट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरिन. फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका कलर कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है? सो यूरिन इज ट्रांसपेरेंट येलोइश फ्लूइड बट बिकम टर्बिड यानी क्लाउडी बिकॉज ऑफ ऑन स्टैंडिंग इट्स कलर डिपेंडिंग ऑन इट्स द कंसंट्रेशन. अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर कंटेंट कम है सॉरी, तो ये क्या होंगे? टर्बिड होंगे यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे. अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो ये ट्रांसपेरेंट ज़्यादा होगा और ये येलोइश कलर का होता है. ठीक है, इट्स कलर इज ड्यू टू द पिगमेंट यूरोक्रोम. जो कलर है वो डिसाइड कौन करता है? यूरोक्रोम. ये पिगमेंट है जो कि यूरिन में पाया जाता है. क्लियर. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन. और यूरोक्रोम का फॉर्मेशन हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से होता है. ठीक है, द कलर ऑफ यूरिया या यूरिन इज अल्टर्ड बाय द सर्टेन मटीरियल. जैसे कि आपने बीट खाया है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं, मेडिसिन लिए, और कुछ अदर ड्रग्स लेने की वजह से इसका कलर चेंज भी हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट,
इट इज़ हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। अगर कंपेयर किया जाए तो ये एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है एज कंपेयर टू द ब्लड प्लाज्मा। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज बिटवीन 1.001 टू 1.035। लिख लीजिए, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1 से स्लाइटली ज़्यादा होती है। 1.001 से लेकर ये कितनी होती है? 1.035। क्लियर? दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। नेक्स्ट पॉइंट, स्लाइटली हायर देन द वाटर। इसका जो वेट होता है स्लाइटली हायर होता है। इसका पीएच कितना होता है? पीएच ऑलमोस्ट होता है 6 के आसपास, बट ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डाइट लिया है। ठीक है, तो स्लाइटली कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। क्लियर? यूरिन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट स्मेल और ऑर्डर that is allowed to stand. Urea is degraded by the bacteria to ammonia which imparts in the strong smell to urine. तो यूरिया में जो यूरिन होती है उसमें खास तरीके की ऑर्डर आती है, स्मेल आती है। ठीक है, और इसका डिग्रेडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया जो अमोनिया में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्मेल और स्ट्रांग हो जाती है। नाउ लुक एट द केमिकल कॉम्पोजिशन। अब केमिकली देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, केमिकल नेचर। केमिकल नेचर, ओके। नाउ यूरिन कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक विद इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर वाटर तो मैक्सिमम अमाउंट में पाया ही जाता है, साथ ही साथ इसमें कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए। इसकी लिस्ट बना लेते हैं। फर्स्ट, जो मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है वाटर। वाटर का परसेंटेज कितना होता है? वाटर रेंज बिटवीन 95% से लेकर 96% के आसपास वाटर पाया जाता है। सेकेंड एलिमेंट जो पाया जाता है मैक्सिमम अमाउंट में वो है यूरिया। यूरिया का परसेंटेज कितना होता है? 2%। क्लियर? तीसरा जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है वो है साल्ट। इसका परसेंटेज कितना होता है? 1% जितना। ऑलराइट, और बाकी जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो लेस देन 1% होते हैं। कौन कौन से? जो सेकंड के बाद थर्ड के बाद जो फोर्थ पोजीशन है वो है क्रिएटिनिन का। ये कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है 0.5%। ऑलराइट, क्रिएटिनिन के बाद आता है फिफ्थ पोजीशन पर, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरिक एसिड, और उसके बाद अमोनिया, देन आफ्टर हिप्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर अमोनिया कितना पाया जाता है? इट इज़ 0.25। 0.25%। इसके बाद सेवन्थ पोजीशन पे आप रख सकते हैं यूरिक एसिड। इसका परसेंटेज होता है, यूरिक एसिड इज फाउंड 0.2%। एंड सेवन्थ पोजीशन पर आता है अमोनिया। यूरिक एसिड के बाद आता है हिप्यूरिक एसिड। हिप्यूरिक एसिड जिसका कंसंट्रेशन पाया जाता है सिर्फ
0.025%. This is the chemical composition of urine. ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, जिसमें इन 3 एलिमेंट का जो कंपोजिशन परसेंटेज है वो मैक्सिमम पाया जाता है, जिसमें आता है वाटर, यूरिया एंड साल्ट. अपार्ट फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस कुछ और भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जिसमें कि नॉन नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें विटामिन सी है, ऑक्सैलिक एसिड है, फिनोलिक सब्सटेंसेस है, ठीक है, जिसमें अमोनिया है, मिनरल साल्ट है, क्लोराइड है, सल्फेट्स है, फॉस्फेट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ये सारी चीज़ें यूरिन में पाई जाती हैं. और अपार्ट फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस, क्योंकि मेन सब्सटेंस क्या है, यूरिया है, ये प्रिंसिपल सब्सटेंस है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो कंटेन पिगमेंट्स, ड्रग्स, ठीक है, सम एपिथेलियल टिश्यूज, ल्यूकोसाइट, म्यूसिन, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. ये सारी चीज़ें केमिकल फॉर्म में ही होती हैं, लेकिन लिटिल अमाउंट में होती हैं. तो प्रिंसिपल चीज़ क्या है, यूरिया. ऑलराइट.